अस्सलाम वालेकुम। पाइथन की सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने अभी तक आपके साथ ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स जो हैं वो शेयर कर दिए हैं, और वो तमाम की तमाम जो वीडियोस हैं हमारी, वो यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हैं। तो उसी की कंटिन्यूटी के अंदर हमारे जो फर्दर कुछ टॉपिक्स जो पाइथन के अंदर रह चुके थे, अब हमने उनको कवर करना है। तो उनके ऊपर हम हमारा जो लास्ट टाइम लाइव सेशन हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक्स को कवर किया था, बट टाइम हमारे पास क्योंकि लिमिटेड होता है, हमने अपनी हर किस्म की ऑडियंस जो है उसका ध्यान रखना होता है कि जो लोग जो पहली बार कर रहे हैं या जिनको बिल्कुल भी बेसिक्स का नॉलेज नहीं था, वो पीछे ना रह जाएं, और कुछ लोग जो जिनको ये चीज़ें आती हैं तो वो उनके गिले शिकवे हमारे साथ रहते हैं कि सर आप लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, तो काइंडली इसको थोड़ा पेसअप कर लें। तो हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। तो इस चीज़ की वजह से हम आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जिनको अभी पाइथन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, और उनको एक बेहतर क्वालिटी के अंदर जो है जो कॉन्सेप्ट्स हैं वीडियो की फॉर्म में वो रिकॉर्ड करके दे दिए जाएं। तो ये जो वीडियो होगी आज की, मैं आपको अगर इसकी बैकग्राउंड दे दूं, तो बैकग्राउंड ये है कि पाइथन के जितने कॉन्सेप्ट्स हमने आपको अभी समझाने थे, जिसके अंदर पाइथन के हम वेरिएबल से स्टार्ट हुए थे बेसिक, और मूव करते हुए पाइथन की स्ट्रिंग्स, लिस्ट, जितनी कलेक्शंस हैं, सेट्स, डिक्शनरीज, टपल, और हमने फिर आपको बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताया। हम जो है फिर उसके बाद मूव कर गए आपके पास इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर मूव कर गए। हमने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, वो तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया। उनकी नोटबुक्स आपके साथ शेयर हुई, असाइनमेंट्स उनके ऊपर आई, और मुझे उम्मीद है आप लोग जो है वो बड़े अच्छे से उन असाइनमेंट्स को कर रहे हैं, और हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उस चीज़ का। बहुत सारे बच्चों ने असाइनमेंट्स हमारे पास सबमिट करवाई हैं और बिफोर टाइम करवा रहे हैं, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है, और हमें बहुत ज़्यादा इससे हमारा जोश और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और हम और ज़्यादा जोश के साथ आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके साथ अभी तक हम लोगों ने शेयर कर दी हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स का और पाइथन की जो अब हमारे पास टॉपिक्स रह गए हैं, ये उसकी एक लास्ट वीडियो होगी। लास्ट वीडियो से मेरी मुराद ये है कि ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जो आप लोगों को चाहिए। आप लोग इनको सीखने के बाद हम आपको मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे। आज का जो हमारा अब नेक्स्ट जो लाइव सेशन होगा उसके अंदर हम अब आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को यूज करना सिखाएंगे। अभी जो आप कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये चीजें होती क्या हैं और कैसे हैं। इसके बाद ये जो तमाम आज का लेक्चर हम जो वीडियो रिकॉर्ड होगी, और इसके बाद हम ये तमाम कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा देंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जितने कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं इनको हमने यूज़ कैसे करना है। तो यूजेज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और वो तभी आप करोगे कि जब आपको ये जो आपने कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी अच्छी होगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी बेटर यूजेज की तरफ आपको लेके जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। अब हम पाइथन के अंदर हम लोगों ने अपने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, लाइक हमने कलेक्शंस लास्ट टाइम की थी। अब कलेक्शंस के अंदर हम लोग कलेक्शन बनाना और उसको थोड़ा सा उसके साथ उसकी मॉडिफिकेशन करना, फॉर इंस्टेंस के उसके उसको प्रिंट करना, उसके कुछ एलिमेंट्स को एक्सेस करना, ये हम कर चुके हैं। अब सपोज आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं कि आपने कोई टास्क करना है, वो उसमें रिपीटिशन है। रिपीटिशन इस तरीके से है कि आपने कोई एक ही काम को 10 दफ़ा करना है, आपने एक ही काम को 100 दफ़ा करना है, आपने एक ही काम को 1 लाख दफ़ा करना है। तो उसकी दो अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच ये है कि हम जो काम हमने 10 दफ़ा करना है हम उसको 10 दफ़ा कोड में जो है वो मशीन को बता देंगे।
अगर हमने वो 100 दफ़ा करना है, हम उसको 100 दफ़ा बता दें। अब ये एक अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक ही चीज़ को बार-बार यूज़ करें। इसके नुकसानात होते हैं। नुकसानात ये होते हैं कि एक चीज़ जिसको आप रिपीट करते हैं, एक तो आपका कोड स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है। दूसरी चीज़, आपका कोड कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तीसरी चीज़ कि वो बिला वजह की एक आप सेम टास्क के लिए जो चीज़ रिपीट कर रहे हैं, उसकी कोई रीज़न नहीं बनती। तो ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने एक पाइथन लैंग्वेज बनाई है, वो उन्होंने आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें भी रखी होंगी जो इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास लूप्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो हैं हमने लाइव कल जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने समझाए हैं। तो कोशिश मेरी ये होगी कि उसको उसी तरीके से मैं रखूं और थोड़ा सा आपको मज़ीद जो चीज़ें हम कल कवर नहीं कर पाए थे अपने लाइव सेशन के अंदर, वहाँ वो मैं आपको कवर कर दूं। तो इसकी थोड़ी सी पेस जो है ना वो हम रखेंगे स्लो, ताकि आप लोगों को जो है ना जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो लूप की बात हो रही है, तो लूप जो है आपके पास आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक प्रॉब्लम जो आपकी बार बार रिपीट होनी है, जो आपने बार बार एक काम करना है, उसको आप एक 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 फंक्शन, एक चीज आपको प्रोवाइड कर दी गई, एक टूल दे दिया गया कि ये लो, इसको यूज करो और जितनी दफा भी कोई काम कराना है वो कर लो। तो लूप का कॉन्सेप्ट जब आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसके बाद हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर हमारे पास कौन कौन से लूप मौजूद हैं और हम उन लूप्स को किन किन मौकों के ऊपर यूज कर सकते हैं। पाइथन हमें दो किस्म के लूप्स प्रोवाइड करता है, जिसमें पहला लूप है फॉर लूप, ठीक है, उसका नाम है फॉर लूप। दूसरा हमारे पास है व्हाइल लूप। अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस पहले बता देता हूं, फिर हम उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तरफ मूव करेंगे। जो फॉर लूप हमारे पास पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, ऐसा काम, ऐसा टास्क जब हमें ये मालूम हो कि हमने इसको कितनी दफा रिपीट करना है, कितनी दफा हमने ये काम करवाना है, तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। क्योंकि फॉर लूप में ये फैसिलिटी होती है कि हम उसको ये बता सकते हैं कि मुझे ये चीज 10 दफा चाहिए, मुझे ये चीज 11 दफा चाहिए, या ये मुझे चीज 1,00,000 दफा चाहिए। तो तब हम यूज करेंगे फॉर लूप। दूसरा मैंने आपको बताया था व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब हमें नहीं पता कि हमारा काम, हमारा टास्क कितनी दफा चलेगा, तो हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम कब आएगा। हमारे पास, आपको अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो उसकी बेस्ट एक एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है, वो काम करके नहीं आता, तो उस स्टूडेंट के ऊपर, अब टीचर को तो नहीं पता ये कितनी कितनी जो है ना वो रिपीटिशन के अंदर ये एक काम को करके लाएगा। तो क्या होता है, वो कंडीशन वाइल के लिए होती है कि जब तक ये स्टूडेंट ठीक से काम करके नहीं आएगा या अच्छा एग्जाम नहीं देगा, ये पास नहीं होगा। जैसे ही उसने एग्जाम अच्छा दे दिया तो वो पास हो जाएगा। अब वो एक एक अटेम्प्ट में हो सकता है, वो 2 अटेम्प्ट में हो सकता है, वो 3 अटेम्प्ट में हो सकता है, वो 4 अटेम्प्ट में हो सकता है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से, कि एक यूजर आया और आपने उस यूजर से कहा कि मुझे ईमेल और पासवर्ड एंटर करके दो। अब वो यूजर क्या करता है कि वो यूजर गलत यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर देता है। तो अब आपने उसको चेक करना होता है। आप क्या करते हैं, आप वहां पर व्हाइल की कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक यूजर मुझे ठीक करेक्ट फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करता, मैं उसको आगे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो जब तक एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, आपका वो टास्क रिपीट होता रहेगा, यूजर को बार बार डिस्प्ले होता रहेगा कि इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, आई होप सो कि इससे आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। तो अब अपनी नोटबुक के अंदर आते हैं और नोटबुक को अपनी रिकनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें जो कोलैब की तरफ से रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट हो जाएं और हम अपनी नोटबुक को
एग्जीक्यूट कर सकें। तो अब हमारे पास ये चेक बॉक्स टिक आ चुका है, इट मीन्स कि हमें रिसोर्सेज एलोकेट हो चुके हैं। तो ये नोटबुक हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, लूप्स इन पाइथन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है। लूप में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं कि किसी भी जो चीज़ की रिपीटिशन है, वो चीज़ क्या हो सकती है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं और वो आप मल्टीपल टाइम उससे रिपीट करवा सकते हैं। पाइथन के अंदर अब फॉर लूप के ऊपर आते हैं। तो फॉर लूप जो है हमारे पास क्या है, आइट्रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। अब मैंने आपसे पहले एक लफ्ज यूज किया था कि हम एक टास्क को बार बार रिपीट करवा रहे हैं। प्रोग्रामिंग जब कन्वेंशन के अंदर इसको जब बोला जाता है तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है आइट्रेशन, कि हम इस चीज किसी भी कलेक्शन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर लूप को आइट्रेट करवा रहे हैं, आइट्रेटर यूज कर रहे हैं। तो कहीं पे भी जब आप आगे जाकर प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको सिर्फ वो इतना कहेंगे कि इसके ऊपर एक आइट्रेटर यूज कर लो, एक आइट्रेटर लगा दो, तो आपको उस टाइम ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये वो मुझसे लूप की बात कर रहे हैं। तो लूप आप किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो लिस्ट हो सकती हैं, वो टपल्स हो सकती हैं, वो सेट्स हो सकते हैं। इट मींस कि कोई भी कलेक्शन आप यूज कर रहे हैं वो आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेट से मैंने हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल है, वो हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल को मैंने आपके सामने अगर 10 दफ़ा प्रिंट करना है तो फर्स्ट अप्रोच इज कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट लूं और मैं उसके अंदर 10 दफ़ा जो है वो हेलो वर्ल्ड लिख दूं और वो एग्जीक्यूट कर दूं, तो 10 दफ़ा मेरी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अब यही चीज अगर मैं लूप से करूं तो ये देखें कि मेरी जो लाइंस ऑफ कोड है वो यहाँ पर कितनी ज्यादा थी, और ये अब मेरे पास सिर्फ 3 लाइंस ऑफ कोड हैं और सेम काम वो मुझे करके देगा। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं। वो चीज ये है कि मैं अगर ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, सपोज पहले तो मैं इसको यहाँ से आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये स्टेटमेंट अब मैंने रिमूव कर दी। अभी आपके सामने सिर्फ 2 चीजें लिखी हैं। एक वो कि जिसके अंदर फॉर आ रहा है, आई आ रहा है, इन आ रहा है, रेंज आ रहा है, और आगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब हो क्या रहा है, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। फॉर लूप यूज करने के लिए आपने लैंग्वेज को बताना है कि मैंने फॉर लूप यूज करना है, और उस फॉर लूप के लिए आपने रिजर्व वर्ड यूज करना है फॉर का। फॉर आई, ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ये नाम आप कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर नंबर, फॉर आइटम, व्हाट्सोएवर जो मेरा दिल करता है मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको आगे चल के भी दूंगा ताकि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। इन का रिजर्व वर्ड आपने हर दफा यूज करना है। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो फॉर लूप जो आप लगा रहे हैं आइटम्स के ऊपर, किसके आइटम्स के ऊपर, इन किस में चेक करना है, वो आप आगे बताते हैं। अब यहाँ पे एक और आगे फंक्शन लिखा हुआ है रेंज का। सो आपने इससे परेशान नहीं होना, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी आपने ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले फॉर लूप यूज होगा, फॉर रिजर्व वर्ड, ठीक है। उसके बाद कोई भी नेम रिप्रेजेंटेशन आएगी, देन उसके बाद आप इनका रिजर्व वर्ड यूज करेंगे, और इसके आगे ये जो पोर्शन है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन के ऊपर, ये कोई भी हो सकता है। इसके इधर की जगह इस जगह कोई फंक्शन यूज हो सकता है, इसकी जगह कोई कलेक्शन यूज हो सकती है। सो अब इससे आगे जो आपके सामने एक कॉलन लगा हुआ है, ये कॉलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस कॉलन को रिमूव कर देता हूं तो मेरा जो लूप है वो काम नहीं करेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखें, ये एरर जनरेट हो गया, और मैं इसको अब दोबारा यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आपके सामने वही सेम टास्क जो ऊपर हेलो वर्ल्ड था, ये नीचे आपके पास हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होने लग गया। अब आप ये गौर कर रहे होंगे कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये मैंने उससे थोड़ा सा आगे करके लिखी है, एग्जैक्ट फॉर के नीचे नहीं लिखी। इसका मकसद है, इसका मकसद ये है कि फॉर लूप को ये बताना कि तुमने जो काम रिपीट करना है वो कौन सा काम है। तो वो जो काम आपने उससे रिपीट करवाना है उसको आपने इंडेंट करके उसको 3 स्पेसिस देकर जो है वो लिखना है। अब जैसे ही आप
ऊपर वाला पोर्शन लिखते हैं ना, कॉलन डालते हैं, कॉलन डालने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको इंडेंट करके नीचे ले जाएगा। और इसको कहते हैं लूप की बॉडी, कि लूप कहाँ किस किस चीज पर अप्लाई होगा। अगर मैं इसके नीचे एक स्टेटमेंट जो मैंने पहले हटाई थी हेलो पाकिस्तान की, वो मैंने लिखी है, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने उसको इंडेंट नहीं किया, ठीक है, और मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब ये देखें कि वो उसने पहले 10 दफा हेलो वर्ल्ड किया, क्योंकि 10 हेलो वर्ल्ड जो है वो उसकी इंडेंट लूप की बॉडी में था। बट उसके बाद लूप खत्म हुआ, खत्म होने के बाद नीचे जो लाइन ऑफ कोड था उसने वो एग्जीक्यूट कर दिया और वो एक ही दफा किया। लेकिन अगर मैं सिंपल ये काम कर दूं कि मैं इसको जो है वो टैप करके इंडेंट कर देता हूं, और इंडेंट करने से अब उसने दोनों को कंसिडर किया कि ये फॉर लूप का पार्ट है और दोनों को मैंने 10-10 दफा करना है। और इसका सीक्वेंस देख लें, पहले हेलो वर्ल्ड आया तो फर्स्ट टाइम पहले हेलो वर्ल्ड आया, हेलो पाकिस्तान था, फिर हेलो पाकिस्तान था। इसी तरीके से ये सेम सीक्वेंस 10 टाइम्स उसने रिपीट कर देना। आगे मूव करते हैं। तो आगे अब मैंने आपसे जैसे कहा था कि ये आप किसी भी जो है वो कलेक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो कलेक्शन हमारे पास लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स कुछ भी हो सकता था। तो मैंने यहाँ पे पहले आपके सामने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे दी है, जिसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, 3 आइटम्स मौजूद हैं, ठीक है। उसको मैंने स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल में। अब उस वेरिएबल को मैंने क्या किया, फॉर का मैंने सिंटैक्स यूज करते हुए सबसे पहले मैंने रिजर्व वर्ड फॉर का यूज किया। फॉर आइटम इन फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, मेरी लिस्ट है, ठीक है। आइटम्स उसके क्या करो, उसके आइटम्स को देखो किस में से, फ्रूट्स में से, और कॉलन लगाया। इंडेंटेशन के बाद अब जो मैंने टास्क परफॉर्म करवाना था वो मैंने क्या करवाना था, वो मैंने सिंपल ये करवाना था कि प्रिंट करवाना था उसके तमाम एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स तमाम उसके प्रिंट हो गए, आइटम्स जो एक एक सिंगल। अब ये करता किस तरीके से काम ये इस तरीके से करता है कि जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो वो देखेगा कि मेरे पास फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स मेरे पास एक कलेक्शन है, लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ हमने मेंशन किया फॉर आइटम्स, तो क्या करता है, वो आएगा और सबसे पहला जो इसका एलिमेंट है, पहला आइटम है फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, उसको लेगा और इस आइटम वेरिएबल के अंदर ले आएगा। अब इसी को मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को पास किया है। तो ये बारी बारी एक फर्स्ट टाइम इसको पिक करेगा, सेकंड टाइम इसको पिक करेगा, थर्ड टाइम इसको पिक करेगा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पिक करेगा, ठीक है, ठीक। तो अब उस पिक करवाने के बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है, क्या आपने उसको प्रिंट करवाना है या आपने उसको किसी वेरिएबल के अंदर पास करवाना है। जो भी आपने टास्क करवाना है वो अब आपने उसको बताना है। तो ये मैंने प्रिंट आइटम्स लिख दिया है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये मेरे पास जो लिस्ट के आइटम्स थे वो तीनों बारी बारी मेरे पास डिस्प्ले हो गए। और ये आपके सामने अब तीनों आइटम्स अलग अलग प्रिंट हो गए हैं। अब कुछ बच्चे परेशान होंगे कि सर ये तो सेम काम, अगर मैं ये जो फ्रूट की लिस्ट है मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट में पास कर दूं तो वो भी मुझे नाम डिस्प्ले कर देंगे। तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मेरे पास आइटम अलग अलग एक्सेस हो रहा है, मैं इंडिविजुअली एक एक आइटम को यूज कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। लेकिन ये जो प्रिंट स्टेटमेंट को अगर मैं डायरेक्ट पूरी लिस्ट पास कर दूंगा तो वो मेरे पास कलेक्टिवली सारे आइटम्स आ रहे होंगे, मैं एक एक करके नहीं पिक कर सकता, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब आगे हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए अब लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बना दी है, उसके अंदर भी सेम काम हो रहा है, फॉर नंबर इन माई लिस्ट, ठीक है, फॉर नंबर इन माई लिस्ट। आगे कॉलन लगाया सिंटैक्स को फॉलो करते हुए, और मैंने नंबर्स को क्योंकि आइटम्स को डिस्प्ले करवाना था, जस्ट मैंने उसको प्रिंट फंक्शन में पास कर दिया है और वो एग्जीक्यूट होकर मेरे पास उसको डिस्प्ले कर देगा। अब मूविंग ऑन, मैं क्या करता हूं कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको कोई भी कलेक्शन पास करता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने अब कोई लिस्ट देने के बजाय मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग ली और वो मैंने स्ट्रिंग इसको दे दी फॉर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ फॉर कैरेक्टर्स इन बनाना। ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या करो, आइटरेट करो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी इसको उसी नेम से रिप्लेस कर दिया।
तो ये जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट करते हुए अब इसने स्ट्रिंग को एज अ कलेक्शन लिया और उस कलेक्शन के अंदर जितने आइटम्स थे बी ए एन ए इनको इंडिविजुअली कंसिडर किया और एक एक करके मेरे सामने डिस्प्ले कर दिया। तो ये चीज दिखाने का पर्पस ये है कि आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं किसी चीज को यूज करने की। एक्सप्लोर आप लोगों ने अब उसको खुद करना है। अब मैंने आपको ऊपर रेंज फंक्शन दिखाया था। अगर जब मैंने स्टार्ट किया था आपके सामने फर्स्ट टाइम, यहाँ पे एक ये रेंज फंक्शन था और उसके अंदर एक वैल्यू पास हुई हुई थी 10। सो अब उस फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। रेंज फंक्शन हमारे पास बेसिकली करता क्या है? रेंज फंक्शन हमारे पास ये करता है, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमने इफ जो फॉर लूप है, फॉर लूप को हमने ये बताना होता है ना कि भाई आपने 10 दफा काम करना है, आपने 100 दफा काम करना है, तो उसको जाहिर है ये बात हमें बतानी पड़ेगी कि तो ऊपर जो चीजें हो रही थी, बच्चे कहेंगे सर हमने ऊपर तो कहीं पे भी नहीं बताया कि हमने कितनी दफा काम करना है। तो बेटा ये देखो, जो हमारे पास ये जो लिस्ट हमारे पास है इसमें कितने आइटम्स हैं? इसमें 3 आइटम्स हैं। तो फॉर लूप को ये पता है कि मैंने इसका एक एक आइटम अलग अलग पिक करना है। तो वो आइटम क्या करेगा, एक फर्स्ट पिक करेगा, सेकंड पिक करेगा, थर्ड पिक करेगा, और जैसे जैसे आइटम्स जो है वो पिक होते जाएंगे वो उनको डिस्प्ले करवाता जाएगा, और जैसे ही वो लिस्ट के आइटम्स एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वो लूप खत्म हो जाएगा। बट अगर हमारे पास कोई कलेक्शन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम उसको रेंज फंक्शन देंगे। रेंज फंक्शन हमें ये बताएगा, फॉर लूप को ये बताएगा कि आपने कितनी दफा आइटरेट करना है। अब उस आइटरेशन से उसको एक स्पेसिफिक रेंज मिल जाएगी कि मैंने 0 से लेकर 10 तक चलना है, मैंने 1 से लेकर 100 तक चलना है, और वो उतनी दफा आपका टास्क परफॉर्म कर देगा। अब ये रेंज फंक्शन लिखा हुआ है और उसके अंदर एक वैल्यू पास हो गई है 8। अब ये 8 क्या करता है? ये 8 बताएगा कि आपने 0 से स्टार्ट होना है, ठीक है, और 7 तक जाना है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं उसको वैल्यू दूंगा 8, इट मींस वो n-1 तक काम करेगा। n-1 मींस कि मैंने अगर 8 दिया है तो उससे 1 लेस कर दें तो वो आता है 7, तो वो 7 तक काम करेगा। क्यों? वो अपना जो स्टार्ट है वो लेता है 0 से, 0 वैल्यू से, तो 0 से स्टार्ट करेगा और वो 7 तक जाएगा। वो 8 आइटरेशंस आपकी बनेगी। तो मैंने ये रेंज फंक्शंस दे दिया और फॉर आई इन रेंज, और अब मेरे पास रेंज फंक्शन क्योंकि एक एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अब ये करेगा क्या? ये आपके पास एक कलेक्शन बना लेगा। किस तरीके की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास ये ऐसी एक कलेक्शन बना लेगा जिसके अंदर वैल्यूज होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, ठीक है। इस तरह की एक बैकएंड पे कलेक्शन बना लेगा और उसके अंदर जो जो वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज होंगी, इनको वो डिस्प्ले करा देगा। आगे मूव करते हैं। अब ये रेंज फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने 2 वैल्यूज दे दी हैं। 2 वैल्यूज से क्या हो रहा है? देखिए, फंक्शन को मैंने पहले 1 वैल्यू दी थी, उसने तब भी काम किया। मैंने अब 2 वैल्यूज दे दी हैं, तब भी काम किया। फंक्शंस को हमने पहले बताया होता है कि अगर तुम्हें एक यूजर वैल्यू देगा तो तुमने क्या करना है, अगर तुम्हें 2 वैल्यूज देगा तो तुमने क्या करना है। मैंने सिंपल अगर एक वैल्यू दी थी 8, तो उसको पता था कि मुझे सिर्फ 8 वैल्यू मिली है, इट मींस मैंने 0 से स्टार्ट होना है, मैंने 7 तक जाना है। अब मैंने उसको 2 वैल्यूज दी हैं, मैंने अब उसको वैल्यू दी है 1 से 6, इट मींस वो 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। तो इस लूप को मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो वो स्टार्ट हुआ 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 आपके सामने डिस्प्ले हो गया। अब आगे मूव करते हैं क्विकली। इसी तरीके से ये अब आपके सामने एक लिस्ट है। लिस्ट को मैंने क्या किया है कि मैंने थोड़ा सा आपको एक फंक्शंस को का कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट से ये मैं नीचे वाला सेल पहले मैं आपको दिखाता हूँ। उस लिस्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, उसके आइटम्स का नंबर ले रहा हूँ, उसके आइटम्स का नंबर ले रहा हूँ कि उसमें कितने आइटम्स मौजूद हैं, काउंट ले रहा हूँ। तो उस काउंट को लेने के लिए मैंने लेंथ फंक्शन यूज किया, LEN, जो कि रिप्रेजेंट करता है लेंथ फंक्शन को। वो लेंथ फंक्शन ये करता है कि उसको अगर मैं कोई भी कलेक्शन पास कर दूं तो वो मुझे उसके अंदर मौजूद आइटम्स की तादाद बता देगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, उसने मुझे बता दिया 6 इसमें आइटम्स हैं। तो इतना काम तो ये नीचे जो मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया वही है। अब इससे जो वैल्यू आती है ना 6, वो 6 इस रेंज फंक्शन को पास हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर 6 लिख दूं तो तब भी ये सेम काम करेगा,
ठीक है, तब भी ये सेम काम करेगा। क्यों? उसको जो आंसर आ रहा था पीछे से वो 6 था, और अगर मैं ये 6 रिमूव करके ये लेंथ फंक्शन दे दूं तो तब भी ये सेम काम करेगा। ठीक है, कि लेंथ फंक्शन ने हमें जस्ट एक वैल्यू दी, किसके लिए? रेंज फंक्शन के लिए। रेंज फंक्शन को एक नंबर चाहिए होता है, तो वो हमें 6 मिल रहा था, हम वो उसको खुद दे सकते हैं। अगर हमारी कलेक्शन बड़ी होती है तो हम इस तरह का लेंथ फंक्शन यूज करते हैं ताकि हमें उसकी नंबर ऑफ आइटम्स पता चल जाए और हम रेंज फंक्शन को पास कर दें। इनके आगे जाके डिफरेंट यूज केसेस होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी आपका बेसिक काम है कि इनके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें और इसको प्रैक्टिस में लेके आएं ताकि आपके जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे दो आपके पास आउटपुट आ रही हैं। दो आउटपुट मैंने क्यों करवाई? क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में क्या किया, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में ये किया कि मेरे पास मैंने आई भी लिखा हुआ है, आई जो कि मैं ऊपर फॉर लूप में रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करता हूं। अब इसके अंदर आई के अंदर होता यह है कि वो जब मैंने रेंज फंक्शन दिया हुआ है तो वो अपनी आइट्रेशन स्टोर कर रहा होता है, आइट्रेशन नंबर स्टोर कर रहा होता है कि मैंने अभी मैं 0 पे हूँ, मैं 1 पे हूँ, मैं 2 पे हूँ, मैं 3 पे हूँ। ठीक है, और मैंने ये कर रहा था कि मैंने लिस्ट के आइटम्स को भी प्रिंट करवाना था, तो मैंने ये उसको आई दिया, कॉमा सेपरेट किया कि अब मेरे पास दूसरी एंटिटी आनी चाहिए, और ये देख लें कि ये कॉमा जो है वो डिस्प्ले के अंदर आपके पास शो नहीं हो रहा। अब मुझे क्योंकि माई लिस्ट के अंदर से आइटम चाहिए था तो मैंने माई लिस्ट बताया, और लिस्ट बताने का तरीका क्या है कि मैंने उसके आगे उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगाई। वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने आई लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ माई लिस्ट में जाओ और आई पोजीशन के ऊपर, आई पोजीशन के अंदर अगर 0 होगा तो वो 0 माई लिस्ट के अंदर जाके 0 पोजीशन में देखा क्या है 10, वो मुझे 10 डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से वो मूव करता जाएगा। ओके, सो अब आगे चलते हैं, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर इंस्टेंस हमारे पास डिक्शनरीज आ जाती हैं, तो डिक्शनरीज के अंदर हम लूप को किस तरीके से यूज करते हैं। तो डिक्शनरीज में हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, हमारे पास कीज होती हैं, हमारे पास वैल्यूज होती हैं। अब अगर अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कीज पे आइटरेट करवाना चाहते हैं या आप वैल्यूज पे आइटरेट करवाना चाहते हैं। कीज पे आपने आइटरेट करवाना है तो आपके पास, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये मैंने एक डिक्शनरी बना दी, सेम डिक्शनरी ऊपर भी है। मैं कहता हूं फॉर रिजर्व वर्ड यूज किया, की इन, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने अब आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि मैं कीज पे आइटरेट करवा दूं, मैं लिख दिया की इन, किसमें? माय डिक के मेरी जो डिक्शनरी है उसमें डॉट कीज। अब ये कीज का बिल्ट इन फंक्शन है, इस कीज की के बिल्ट इन फंक्शन को आपने यूज किया, तो अब वो क्या करेगा कि डिक्शनरीज में जितनी कीज पड़ी हैं वो उस पर आइट्रेशन परफॉर्म करेगा और प्रिंट करवा देगा कीज को। ये देखें, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास कीज क्या थी? ब्रांड, मॉडल, ईयर, वो मेरे पास डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे 2 दफा ईयर आ रहा है बट यहाँ पे सिंगल दफा डिस्प्ले हुआ है। इसकी रीजन ये है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिक्शनरीज के अंदर डुप्लीकेशन अलाउड नहीं होती। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो दे देते हैं विद सेम, अगर आप जो सेम कीज दे देते हैं तो वो क्या करेगा कि जो आपने सबसे रिसेंट की दी होती है उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। इट मींस कि अब जो है वो ईयर के अंदर पहले 1964 स्टोर था, अब ओवरराइट होकर वो 2020 स्टोर हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट टाइम 2023 दे दूंगा तो वो 2023 स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने वैल्यूज के ऊपर आइट्रेशन करवानी है तो सेम तरीका है, फॉर वैल्यू इन माय डिक्शनरी डॉट वैल्यूज का फंक्शन आपने बिल्ट इन यूज करना है और प्रिंट करवा दिया वैल्यूज को। ठीक है, ओके, मूव करते हैं। अब आगे आपके सामने एक लिस्ट मैंने बना दी है, उस लिस्ट के अंदर हो क्या रहा है, मैंने एक सिंपल सा एक काम करना है। मैंने काम ये करना है कि मेरे पास जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसमें से जो इवन नंबर्स हैं, अगर नंबर मेरे पास कोई इवन आता है तो मेरे यूजर को मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि ये जो नंबर है ये इवन है, और जो है वो उसको पता लग जाए। तो मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 10। मैंने लूप लगाया फॉर नंबर्स इन, किस में? नंबर्स में। ये जो मेरी लिस्ट है इसमें इफ, अगर
अब यहाँ पे आप देख लें कि फॉर लूप भी यूज हो रहा है और उसके अंदर कंडीशन भी यूज हो रही है, तो आप इनको एक साथ भी यूज कर सकते हैं, और ये दिखाने का पर्पस भी यही है कि आप इनको कंबाइनली यूज कर सकते हैं। इफ जो नंबर है, ये जो नंबर मैं हर आइट्रेशन पे पिक करता जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे पहली उस पे 1 आएगा, सेकंड पे 2 आएगा, तो जो नंबर आएगा उसको तुमने डिवाइड करना है 2 पर, और ये जो साइन आपके पास है ये क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर देता है कि डिवीजन के बाद जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके बचती है वो। तो अगर आपके पास रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, रिलेशन चेक हो रहा है कि वो क्या वो उसके इक्वल है। तो जो भी नंबर आए आइटरेशन के दौरान उसको 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड करने के बाद चेक करो कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल है। अगर तो इक्वल है तो क्या कर दो, प्रिंट नम। नम क्या है, ये वो जो नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 था तो कॉमा लगा दिया और मैंने आगे स्ट्रिंग में दे दिया इज इवन नंबर। ठीक है, अगर इसको मैंने सिंपल आसान करना है तो मैं इस तरह कर दूंगा कि नंबर इज इवन। ठीक है, तो वो सिंपल यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, मैसेज यूजर को डिस्प्ले हो गया, नंबर इज इवन। अब इसने मुझे 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है वो ये मैसेज डिस्प्ले करवाया। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि मुझे ये नहीं पता चल रहा कि नंबर तो चलो इवन है, कौन सा नंबर इवन है। ठीक है, हमने तो यही बताना था ना कि नंबर इवन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ कॉमा। ठीक है, कॉमा लगाया, उसके बाद मेरी नंबर्स किस में आ रहे थे, नम के वेरिएबल में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे पता चल रहा है नंबर इज इवन, कौन सा, 2 4 6 8 10। ठीक है, आगे आ जाते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप का मैंने आपसे तस्करा किया था कि जब हमें ये ना मालूम हो कि हमने कब तक एक काम करना है तो हम जो है वो वाइल लूप यूज करते हैं। सो अब वाइल का सिंटैक्स पहले देखेंगे और आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर इसको हम जरा स्टेप वाइज लेके चलते हैं। मैं ये करता हूं सिंपल, मैंने आपके सामने जो है वो एक टास्क परफॉर्म करना है। टास्क मैंने ये परफॉर्म करना है कि मैंने नंबर्स डिस्प्ले करवाते जाना है जब तक जो नंबर है वो 60 से छोटा है। ठीक है, जब तक नंबर 60 से छोटा है उसको डिस्प्ले करवाते जाओ। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं आई, और उसमें मैंने वैल्यू रख दी 1। इट मींस आई के अंदर 1 स्टोर है, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब वाइल को यूज करने के लिए आपने रिजर्व वर्ड यूज करना है वाइल। अब आगे आपने कंडीशन बतानी है। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है लूप का कि यहां पर कंडीशन चेक होती जाएगी और आप आगे आइट्रेट करते जाएंगे। क्या करो, चेक करो आई जब तक लेस है किससे, 60 से। जब तक वो 60 से लेस है क्या करो, कॉलन लगाया, और नेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो इसी तरीके से इंडेंट हो गया। प्रिंट कर दो किसको, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। ठीक है जी, प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद एक और मैंने चीज लिखी हुई है, वो क्या है, वो ये है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये चीज क्या करती है, ये चीज ये करती है कि सपोज मेरे पास इस टाइम आई में क्या वैल्यू मौजूद है, 1। 1 प्लस 1 2, और ये जो आंसर है इसका वो क्या करेगा, ये आंसर स्टोर हो जाएगा दोबारा आई के अंदर। इट मींस आई के अंदर 1 आया, 1 प्लस 1 2, 2 आई के अंदर स्टोर हो गया। अब आई की वैल्यू हो गई 2, फिर दोबारा ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे आई की वैल्यू 60 से छोटी है, 2 इज लेस देन 60। दोबारा आई प्रिंट होगा, दोबारा उसमें 1 ऐड होकर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और वो इस तरीके से चलता जाएगा। 2 सो ऑन 59 पे पहुंचेंगे। 59 पे पहुंचने के बाद चेक करेगा 60 से लेस है, ओके प्रिंट कर दिया 59। 1 प्लस कर देगा, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 60। अब 60 को जब कंपेयर करेंगे, इज 60 लेस देन 60, तो 60 जो है वो 60 से छोटा नहीं है, 60 तो 60 के इक्वल है। तो क्या होगा, यहां पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमने जो चेक लगाया था कि जब तक वैल्यू 60 से छोटी है तो प्रिंट करते जाओ। अब तो हमारी वैल्यू 60 के बराबर आ गई है, तो क्या होगा, लूप खुद ही खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। देखिए जनाब, 1 से स्टार्ट हुए, वैल्यूज इंक्रीज करती गई,
ठीक है, और हमारे पास लास्ट वैल्यू आई 59 क्योंकि हमने चेक लगाया था लेस देन का। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूं, तो वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, 1 से स्टार्ट हुआ, अब वो 60 के इक्वल तक चेक करेगा। इट मींस के 60 के इक्वल है तो वो वाली कंडीशन भी ट्रू होती है, तो वो 60 भी डिस्प्ले कर देगा। और आप जो है वो इस तरीके से अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवा लेंगे। मूविंग ऑन, आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं व्हाइल लूप की। अब व्हाइल लूप क्या कर रहा है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट का, उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी 0। ठीक है, क्या करो, अब आके कंडीशंस लगी हुई हैं, व्हाइल काउंट इज लेस देन 3, व्हाइल काउंट इज लेस देन 3, तो क्या करते जाओ, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट में 1 ऐड कर दो और प्रिंट कर दो। ठीक है, प्रिंट, यहां पर मैं कोई मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूं, हेलो। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता हूं आपके सामने, प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो 3 दफा आ रहा है। हो क्या रहा है, काउंट में 0 है, वो चेक करता है 0 इज लेस देन 3, जी बिल्कुल 0 3 से छोटा है, तो क्या करता है, आता है काउंट में वैल्यू मौजूद है 0, 0 में 1 ऐड किया जाता है और काउंट में स्टोर करवा दिया जाता है और डिस्प्ले कर देते हैं प्रिंट हेलो। अब काउंट के अंदर वैल्यू हो चुकी है 1, 1 इज लेस देन 3, तो फिर यहाँ पर आपके पास कंडीशन ट्रू है, फिर वो प्रिंट कर देता है। अब काउंट में वैल्यू उस दौरान जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, काउंट में वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वो 2 प्रिंट कर देगा। मैं साथ आपको आसानी के लिए ना, मैं यहाँ पर काउंट की वैल्यू पे प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो अब ये देखें, फर्स्ट आइटरेशन पे काउंट की वैल्यू 1 2 एंड 3 प्रिंट होती जा रही है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ से परेशान हो जाएंगे, वो ये कि सर यहाँ पे तो अभी काउंट की वैल्यू 0 थी, तो ये यहाँ पे 1 डिस्प्ले कर रहा है, तो इससे परेशान नहीं होना। यहाँ पे हम कर ये रहे हैं कि हम वैल्यू को पहले अपडेट कर रहे हैं, कंडीशंस वो मैसेज अपना डिस्प्ले करवाने के बाद। यहाँ पे मैं पहले अपना मैसेज डिस्प्ले करवा रहा था, फिर अपना जो इंक्रीमेंट है, नंबर के अंदर जो इंक्रीमेंट है 1 का एडिशन है वो कर रहा था। यहाँ के ऊपर मैंने पहले एडिशन करवाया, बाद में अपना मैसेज डिस्प्ले करवाया। अगर मैं इसको सिंपल कट करूं और यहाँ पर आपके मैं पहले मैसेज डिस्प्ले करवा दूं, तो अब मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो बाद में अपडेट हो रही हैं, तो मैसेज जो मेरा डिस्प्ले होगा वो अब 0 1 2 होगा। ठीक है, तो पहली एडिशन पे वैल्यू 0 थी, सेकंड एडिशन पे 1 थी, थर्ड एडिशन पे 2 हो गई जो कि 3 से छोटी थी। अब 3 हमारे पास प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 3 इज लेस देन 3, ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं, गौर कर लें कि कंडीशन के साथ मैंने पैरेंथेसिस भी यूज कर ली हैं, तो आप कंडीशन के साथ पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं। और आपकी अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये विदाउट पैरेंथेसिस भी काम कर सकता है। इससे ऊपर आते हैं, मैंने आपसे जो यूजर वैलिडेशन वाली एक एग्जांपल आपको स्टार्ट में दी थी कि अगर आपके पास यूजर आता है और आपने उससे पासवर्ड लेना है, तो मैं करता ये हूँ कि मैंने आपके सामने एक एक प्रोग्राम लिखा है सिंपल, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि व्हाइल लूप यूज हो रहा है। व्हाइल लूप क्या करता है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल पासवर्ड के अंदर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी। ठीक है, उस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर मैंने अभी उसके अंदर उस पासवर्ड के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये व्हाइल मैंने अब कंडीशन लगाई है कि पासवर्ड का जो वेरिएबल है इज नॉट इक्वल टू, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और साथ इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है इज नॉट इक्वल टू, ये नीचे लगा हुआ है इक्वल इक्वल टू, इसका मतलब है कि वो चीज बराबर होनी चाहिए। और इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो रही है कि जब तक जो वेरिएबल पासवर्ड है इसके अंदर की जो वैल्यू है वो क्या ना हो जाए, किसके बराबर ना हो, सीक्रेट के इक्वल ना हो। क्या करते जाओ कि पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट, यूजर से आपके पास एक पासवर्ड आएगा। ठीक है, और इफ पासवर्ड इज इक्वल टू सीक्रेट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम कट करते हैं, एक कॉल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो रिकॉर्डिंग कर रहा था।
सर वो साइलेंट पे लगाया हुआ था तो वो मैंने फ़ौरन फिर अभी रोक के तो मैंने पिक किया दोबारा आपको कॉल। बिल्कुल भी नहीं। सर बात बहुत आती है। जी, जी, आए हैं वो। सर अभी तकरीबन अब मज़ीद 10 से 12 मिनट रह गए हैं लेक्चर के, एंडिंग पे हूँ मैं। तो वो आज ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी आगे एपीआई की। तो डॉक्टर शराज से जो बात हुई थी तो हम उनको अब आज चैट जीपीटी की एपीआई की तरफ ले जाएंगे, जिससे बेसिक ये सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह जो है वो इनको हम करना सिखा देंगे, क्योंकि इनको पाइथन की सारी बेसिक्स उससे रिलेटेड हमने करवा दी हैं। तो उसके ऊपर आज हमारा जो लेक्चर है उसकी स्लाइड्स भी होंगी, ताकि उनको हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एपीआईज क्या होती हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये चीज़ें बता देंगे। ये जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ये वाला हमारा ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक का हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमारी उसमें हम फिनिश कर देंगे। अभी बैठे नहीं हुए, नीचे गए हैं। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल बताई थी कि उस एग्जांपल के अंदर ये था, हम लोग कि एक यूज़र हमारे पास आता है और वो यूज़र हमारे पास बार-बार गलत पासवर्ड देता है। अब हमने चेक लगा देना है कि जब तक यूज़र हमें जो रिक्वायर्ड पासवर्ड है वो एंटर नहीं करता, तब तक उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हो, इनवैलिड पासवर्ड, एक्सेस डिनाइड। और जैसे ही वो ठीक पासवर्ड देगा तो वो जो है हम उसको मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि एक्सेस ग्रांटेड या वैलिड यूजर, या जो भी आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो अब इस सिचुएशन में हमें स्पेसिफिकली नहीं पता कि यूजर कितनी दफा गलत देगा, कितनी और कौन से अटेम्प्ट में वो ठीक जो है हमें यूजर वैल्यूज, यूजर नेम पासवर्ड देगा। तो उसका एक सिंपल सा आपके सामने मैंने एक प्रोग्राम लिखा है कि पासवर्ड की जो पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी है कि अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, ये वैल्यू हमें यूजर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आप लोगों की अभी आसानी के लिए मैं ये कर देता हूँ कि सिंपल के हमने एक चेक लगाया वाइल लूप यूज करते हुए, वाइल जब तक पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू सीक्रेट, कि जब तक पासवर्ड सीक्रेट के इक्वल नहीं होता क्या करो, यूजर से कहो कि एंटर द पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करवाते जाओ। यूजर जो भी पासवर्ड एंटर करेगा वो पासवर्ड के अंदर स्टोर होगा, और फिर आगे आपने क्या करना है, आगे फिर आपने जब वो यूजर पासवर्ड डाल देगा, एंटर कर देगा, तो चेक करना है इफ कंडीशन लगाते हुए, इफ पासवर्ड जो यूजर ने दिया है इज इक्वल टू सीक्रेट, अगर तो वो इक्वल टू सीक्रेट है तो प्रिंट कर दो एक्सेस ग्रांटेड, अगर नहीं है एल्स तो क्या करो, एक्सेस डिनाइड। दोबारा फिर क्या होगा, वाइल दोबारा कंडीशन चेक होगी, पासवर्ड पे आएगा, पासवर्ड नॉट इक्वल टू सीक्रेट, तो फिर वो जो है ना वो उसको मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर नहीं आ रही है, वो ये है कि इनपुट स्टेटमेंट, अभी तक हमने जितना काम किया था हम यूजर से कोई वैल्यू एंटर नहीं करवा रहे थे। तो अब यहाँ पर जब यूजर से आपने वैल्यू एंटर करवानी होती है ना, तो इनपुट के लिए आप इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट का कीवर्ड यूज होता है, आगे पैरेंथेसिस यूज होती है। ठीक है, वो पैरेंथेसिस के अंदर आप कोई भी मैसेज साथ दे देते हैं एंटर करने के डिस्प्ले के लिए, कि यूजर से क्या आपने एंटर करवाना है वो मैसेज आप दे देते हैं, और आगे कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, विद स्पेस। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे सामने अब यहाँ पे जो मैंने मैसेज दिया था वो मैसेज आ गया, और ये जब तक एग्जीक्यूशन में रहेगा, जब तक मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता, तो मैं इसको दे देता हूँ सीक्रेट। लेकिन मैंने सीक्रेट तो लिखा, लेकिन मैंने उसकी स्पेलिंग जानबूझ के गलत कर दी है। ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब वो एंटर प्रेस कर दिया, फिर वो दोबारा मुझसे मांगेगा, फिर मैंने उसको गलत पासवर्ड दे दिया, फिर मैंने एंटर कर दिया, फिर गलत पासवर्ड। अब ये कंडीशन चलती रहेगी इनफिनाइट टाइम्स, जब तक मैं उसको सही पासवर्ड नहीं देता। अब मैंने पासवर्ड दिया, अब उसने मुझे मैसेज डिस्प्ले कर दिया एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, इसी तरीके से अब आप इसको एक और इसमें यूज कर सकते हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए। मैंने दो वेरिएबल्स बनाए। मैंने एक वेरिएबल बनाया टोटल का, जिसके अंदर मेरे पास अभी जो कि स्टोर करेगा टोटल वैल्यू का सम जो मेरे पास आ रहा होगा वो,
और एक नंबर जहाँ से मैंने इनिशिएट करना है, फॉर एग्जांपल 1 से मैं स्टार्ट करते जा रहा हूँ, मैं 100 तक जाता हूँ और 1 से लेके 100 में जितने नंबर्स हैं मैं उनको सम करना चाहता हूँ। तो मैंने स्टार्ट कर लिया 1 से। व्हाइल, ठीक है, लूप यूज करते हैं। व्हाइल क्या करो, जब तक नंबर में अभी क्या है 1, नंबर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, क्या करते जाओ, टोटल के अंदर नंबर की वैल्यू को ऐड करते जाओ और टोटल में स्टोर करते जाओ। तो अभी नंबर के अंदर मौजूद है 1, ठीक है, नंबर में मौजूद है 1, टोटल में मौजूद है 0, तो 0 प्लस 1 1, टोटल में आ जाएगा 1, ठीक है। और नेक्स्ट इस स्टेटमेंट क्या करती है कि वो नंबर के अंदर एक ऐड करवा देती है, तो हमारा नंबर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है और टोटल के अंदर उनका सम भी स्टोर होता जा रहा है। तो अब टोटल में 1 हमारे पास मौजूद है और नंबर हमारा इंक्रीमेंट के साथ अब 2 हो चुका है, 1 प्लस 2 3, अब टोटल सम इसमें 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपने काम करवाया है इसको आप क्या करेंगे, आप इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। द सम इज जो टोटल के अंदर आपका सम स्टोर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान से देखनी है कि ये मैंने जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये मैंने इंडेंट नहीं की हुई, ये मैंने व्हाइल लूप का पार्ट नहीं बनाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब वो सारे नंबर्स को सम कर ले, ठीक है, सारी एट्रिशन परफॉर्म कर ले, तो उसके बाद जो आंसर है वो मुझे डिस्प्ले हो। मैं इसको एग्जीक्यूट आपको करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। अब ये मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है, सम इज़ 55। अगर मैं इसको क्या करूँ कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है मैं इसको इंडेंट कर दूँ और अब ये व्हाइल लूप का पार्ट बन गई है। अब व्हाइल लूप का पार्ट बनने से क्या होगा? व्हाइल लूप का पार्ट बनने से ये होगा कि जब मैंने इसको अब एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने से ये देखें कि मेरे पास जितनी दफ़ा उसने सम के टोटल के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की थी, अब वो वैल्यू सारी मेरे पास उतनी दफ़ा ही जो है वो डिस्प्ले हुई हैं। तो इसको मैं वापस उसी तरीके से आप लोगों के लिए कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करके आपके पास अब हम अभी तक हमने जितनी चीज़ें सीखी थी उसके अंदर अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है पाइथन हमें प्रोवाइड करती है, बहुत सी तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें ये फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। आपने पहले यूज़ किए थे बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे कि आपने अपना कोई टास्क परफॉर्म करना है, आपने कोई रेंज देनी है, आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो वो आप सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखते थे। अगर उसमें कोई वैल्यूज आपने देनी है आप वो वैल्यूज देते थे और आपका काम हो जाता था, ठीक है। वो फंक्शंस उनको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने डेवलप की वो उन्होंने आपको खुद से बना के दे दिए। अब आपको नहीं पता पीछे उसके क्या चल रहा है, क्या बैकग्राउंड है, कैसे बनाया था। आपको सिर्फ ये पता है कि मुझे लेंथ का फंक्शन, अगर मुझे किसी कलेक्शन की काउंट चाहिए आइटम्स का तो मैंने लेंथ का फंक्शन यूज करना है। लेंथ का फंक्शन मैं उसके अंदर कोई भी जो कलेक्शन है वो लिस्ट सेट व्हाटसोएवर वो मैं पास करूंगा तो वो मुझे उसका काउंट दे देगा। अब बैकग्राउंड पे वो किस तरीके से काम कर रहा है यू डोंट नो और आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। आपने सिर्फ छोटा सा फंक्शन लिखा, आपका काम हो गया। इसी तरीके से आप अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं, उनको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर के डिफाइन किए हुए फंक्शन। और आसान अल्फाज में कहें तो जो यूजर चाहता है काम करवाना उसका एक फंक्शन बना दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि फंक्शन बनाने की हमें जरूरत क्या है? फंक्शन बनाने की हमें जरूरत इसलिए है कि हमने एक टास्क फॉर इंस्टेंस मल्टीपल जगहों पर यूज करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने बार बार यूज करना है, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे जी लूप भी तो यही काम करता है। तो लूप में डिफरेंस ये है कि वो एक ही काम को एक ही जगह पे बार बार करवाता है, लेकिन फंक्शंस की जो डिफरेंस है वो ये है कि एक टास्क है स्पेसिफिक, आप उसको मल्टीपल जगह पर मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ फंक्शन मुझे 10 जगह मुझे एक कलेक्शन के लिस्ट जो कलेक्शन है उसका काउंट चाहिए, तो मैं 10 जगह वो लेंथ का फंक्शन सिंपल यूज करता हूं और मुझे उसका काउंट मिल जाता है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं करना लूप में और फंक्शन में। इसका एक और फायदा यह है कि कोड की जो रीयूजेबिलिटी है कि आपने एक दफा 4 लाइंस का फंक्शन लिख दिया है, अब आपको बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जब भी वही सेम टास्क परफॉर्म करवाना है तो वो फंक्शन का जो नाम है वो यूज करेंगे। उसको हम आगे चल के पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। तो
आप उसको आगे जाके यूज कर सकते हैं। तो फंक्शंस बेसिकली, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि एक काम जो हम लोगों ने स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, स्पेसिफिक चीजें जो हमने रिपीट करनी होती हैं बार बार। फॉर इंस्टेंस, मैंने लाइव सेशन में भी एग्जांपल दी थी कि एक शेफ जिसने सेम रेसिपी फॉलो करनी है और उसकी हमेशा एक डिश जो एज अ आउटपुट मैं कंसिडर करता हूँ, आउटपुट उसकी सेम आनी है, वो क्या करता है, हर दफा सेम टास्क परफॉर्म करता है, सेम सीक्वेंस में परफॉर्म करता है और एक सेम आउटपुट हमें जनरेट करता है। तो जब भी इस तरह का काम आपके पास आता है तो आप प्रोग्रामिंग के अंदर आप उसका एक फंक्शन बना लेते हैं और वो फंक्शन आप बार बार यूज करते हैं और वो सेम चीजें आप रिपीट करते जाते हैं। तो अब फंक्शन को बेसिकली क्रिएट करने के लिए आपके पास सिंटैक्स क्या होता है, आपने क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो अब इसके लिए आपने रिजर्व वर्ड यूज करना है, डिफाइनिंग, ठीक है, डेफिनेशन। आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए रिजर्व वर्ड यूज हो गया डेफ का, आगे फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स आपने, पैरेंथेसिस आपने जरूर यूज करनी है और उसके आगे कॉलन आएगा। ये इसका एक बिल्कुल बेसिक सिंटैक्स है। अब मैं आपके सामने एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूं कि मैंने लिखा डेफिनेशन, ठीक है, डिफाइन कर दिया, माय फंक्शन, मेरा एक फंक्शन आ गया, ठीक है, और उसके आगे पैरेंथेसिस लगा दी, कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट जो मेरी स्टेटमेंट है वो इंडेंटेशन के बाद आ गई। क्यों, उसको पता चल जाए कि ये जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर जो काम है, जो चीजें हैं, वो जो जितना इंडेंटेड कोड होगा, लाइन 3 स्पेसेस के बाद कोड आएगा, वो मेरी बॉडी का पार्ट है, वो मेरा हिस्सा है, मैंने वो काम करने हैं। तो ऊपर वाली लाइन सेल भी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब इसके ऊपर एरर आ गया कि देखें आपने तो ये फंक्शन बना तो दिया, इसके आगे कोई चीज आपने बताई नहीं है, इनकम्प्लीट इनपुट है, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं कि अब मैंने उसके नीचे उसको टास्क भी बता दी कि आपने क्या करना है, आपने डिस्प्ले करना है एक मैसेज, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। अब हैरत की बात ये, जब मैंने इसको भी एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आई। वो क्यों नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई कि मैंने तो अभी सिर्फ उसको बताया है कि तुमने ये फंक्शन, तुम एक फंक्शन हो, तुम्हारा नाम माय फंक्शन है और तुमने एक मैसेज डिस्प्ले करना है, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। लेकिन मैंने उसको अभी ये कहा नहीं है कि तुम डिस्प्ले कर दो, अभी मैंने सिर्फ उसको ये कहा है कि तुम एक फंक्शन हो, बस बताया है। जब आप फंक्शन को यूज करते हैं ना तो उसको कहते हैं कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है, कॉलिंग अ फंक्शन। डेफ, ठीक है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, कीवर्ड रिजर्व वर्ड यूज किया, माय फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखा, कॉलन लगाया, सेम स्टेटमेंट लिखी और आगे आपने कर दिया माय फंक्शन, उस फंक्शन का नाम लिखा और पैरेंथेसिस डाल दी जस्ट। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप फंक्शन का नाम लिख रहे हैं और इसको कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। अब आपने कॉल कर दिया, तो ऊपर भी सेम लाइन ऑफ कोड था, ये भी वही सेम लाइन ऑफ कोड है, जस्ट मैंने फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस लगा दी, इसने क्या किया, उस फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया और उसने मुझे वो काम करके दिखा दिया जो मैंने फंक्शन जिसके लिए वो बनाया था। अब आ जाते हैं आर्गुमेंट्स के ऊपर। अब आर्गुमेंट्स क्या चीज होती है, जब हम फंक्शन बनाते हैं तो बाज़ औक़ात हमारा फंक्शन ऐसा होता है कि हमें उसमें कोई चीज देने की जरूरत नहीं होती, किसी इनपुट की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि हमें उसमें इनपुट रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऊपर आपके लिए मैंने एक रेंज फंक्शन यूज किया था, ठीक है, रेंज फंक्शन यूज किया था, वो अगर मैं आपको दिखा सकूं कि वो रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता था कि उसके अंदर हमें वैल्यूज देनी पड़ती थी, ठीक है। अब उन वैल्यूज को, जैसे लेंथ फंक्शन है, लेंथ फंक्शन को मैं एक वो दे रहा हूँ, कोई भी कलेक्शन दूंगा हमेशा, रेंज फंक्शन है उसके अंदर मैं हमेशा एक नंबर दूंगा। तो अब ये क्या हो रहा है, और किसी जगह मैं बिल्कुल जो फंक्शन यूज करता हूं उसके अंदर मैं वैल्यूज नहीं देता। फंक्शन के अंदर बेसिकली आप ये करते हैं, यहां से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, आर्गुमेंट्स पे आते हैं। आर्गुमेंट्स बेसिकली ये करते हैं कि आपने फंक्शन से जो काम करवाना है, आप उसकी वैल्यूज उसको प्रोवाइड करते हैं कि यूजर तुम्हें यूज करते हुए 2 वैल्यूज देगा, तुमने उन वैल्यूज को लेकर ये काम करना है। तो वो जो वैल्यूज आप फंक्शन को बता रहे होते हैं कि तुम्हें 2 चीजें मिलेंगी, तुमने उनके ऊपर ये काम करना है, तो उनको कहते हैं आर्गुमेंट्स। अब ये कोड के अंदर देख लेते हैं कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड नंबर्स का। अब जाहिर है जब मैं ऐड नंबर्स का फंक्शन बना रहा हूं, मैंने 2 नंबर्स ऐड करने हैं, तो फंक्शन को 2 नंबर्स चाहिए होंगे जिनको वो ऐड करे। तो ये फंक्शन ऐड हो गया,
ठीक है, अब सॉरी, ये फंक्शन हमने बनाया, ठीक है, फंक्शन का नाम रखा, पैरेंथेसिस लगाई, और मैंने अब इधर बता दिया ये ए एंड बी हैं। ये ए एंड बी क्या है? ये प्लेस होल्डर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये डमी वैल्यूज हैं, ठीक है। ये डमी वैल्यूज क्या हैं? ये सिर्फ बताने के लिए हैं कि तुम्हें ए एक वैल्यू मिलेगी, बी दूसरी वैल्यू मिलेगी। तुमने क्या करना है, जो ए के अंदर तुम्हें यूजर वैल्यू देगा, ठीक है, उसको ऐड कर देना है बी वाली वैल्यू के साथ, और किस में स्टोर कर देना है? सम के वेरिएबल में स्टोर कर देना है। और रिटर्न क्या कर देना है? वो सम का वेरिएबल जो उसके अंदर सम स्टोर हुआ होगा, ये रिटर्न कर देना है। अब रिटर्न स्टेटमेंट में आगे चल के भी आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है कि फंक्शन से जब आप स्पेसिफिकली ये चाह रहे होते हैं कि वो मुझे कोई खास चीज वापस करे, मुझे उसका आंसर दे, तो आप उसको रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लिख देते हैं। मैंने ये फंक्शन बना दिया। सिंपल क्या करता है? दो वैल्यूज लेता है, उनको ऐड करता है, वेरिएबल में स्टोर करता है और रिटर्न करवा देता है। कॉलिंग अ फंक्शन, अब मैं कॉल करता हूं तो मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल ये ऐड नंबर का फंक्शन, जो फंक्शन था, मैंने उसका नाम लिखा। मैंने उसके अंदर जो दो वैल्यूज मैंने उसको पहले डमी बताई थी, मैंने यहाँ पर वो वैल्यूज एक्चुअल में पास कर दी। एक्चुअल वैल्यूज मैंने उसको दे दी कि पहली ए में रख दो 5, बी में रख दो 3, और अब ये मैंने फंक्शन को दे दिया। फंक्शन क्या करेगा? जो आंसर आएगा सम के अंदर, आंसर क्या आना चाहिए था? 5 + 3 8, 8 सम के अंदर स्टोर था, वो जो आंसर 8 आया वो मुझे रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करके दे देगा, ठीक है। उसने उसमें स्टोर कर दिया, वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब बच्चे परेशान हो जाएंगे। इसका एक तरीका ये भी है कि आप सिंपल ये करें कि ये ऐड नंबर्स का फंक्शन है, इसको जो है वो कट करें और रिजल्ट की जगह आप इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको खत्म कर देता हूं तो क्या होगा? ये साथ मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, द सम इज, ताकि यूजर को पता चले ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो वो पता चलेगा जब द सम इज आगे जो आंसर मुझे फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो वो आंसर मुझे उसने दे दिया 8। अगर मैं अब पिछली कंडीशन के ऊपर चला जाऊं कि पिछली कंडीशन जो जिस तरह मैंने लिखी हुई थी उसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो तब भी मेरे पास सेम आउटपुट आएगी, द सम इज 8। तो सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैं आंसर जो मेरे पास आ रहा था बस मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा था और वो वेरिएबल में प्रिंट फंक्शन को दे रहा था। अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें आती हैं, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में डिफरेंस ये है कि पैरामीटर आप उस चीज को कहते हैं जब आप यूजर जो फंक्शन डिफाइन कर रहा होता है उसमें आप जो वैल्यूज उसको उसको देते हैं, ठीक है, वो पैरामीटर्स होती हैं। अब आपके पास दो चीजें आती हैं, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। पैरामीटर और आर्गुमेंट्स में डिफरेंस ये है कि जब आप एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो डिफाइन करते हुए जो आप उसको वैल्यूज देते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर, और जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं, यूज करते हैं, यूज करते हुए जो एक्चुअल वैल्यू आप उसको देते हैं उसको कहते हैं आर्गुमेंट। ये देखिए जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया था, इसको मैंने जो वैल्यू दी थी वो थी पैरामीटर, ठीक है। ये इसके हैं पैरामीटर, ये डमी है, ठीक है, ये इसको सिर्फ बताया जा रहा है, दो वैल्यूज आएंगी। ये यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज दी हैं 5 और 3, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, इनको कहते हैं आर्गुमेंट्स। तो डिफरेंस आपने याद रखना है इस चीज का, ठीक है। ये साथ आपके इसमें हमें टेक्सचर फॉर्म में लिखा भी हुआ है, तो इसको और जरा ध्यान से देखेंगे, चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम जो काम ऊपर बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट से कर रहे थे, अब उनके हम फंक्शंस बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करता है कि वो जो फ्रूट की मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स हैं उनको डिस्प्ले करवाता है। तो डिस्प्ले करवाने का सिंपल तरीका, मैंने फंक्शन बनाया, मैंने उसका नाम रखा माय फंक्शन, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, मैंने उसके अंदर एक वेरिएबल लिख दिया कि तुम्हारे पास कोई भी एक वेरिएबल आ जाएगा, कोई कलेक्शन आ जाएगी, कोई, अच्छा। अब उस कलेक्शन को तुमने क्या करना है, उस कलेक्शन पे तुमने फॉर लूप लगा देना है और उसके अंदर के जो आइटम्स है उसको डिस्प्ले कर देना है। ये चीज हम ऊपर जो है वो बड़े अच्छे से सीख के आए हैं। ओके 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 ओके, ये चीज ठीक है, ये चीज हम ऊपर सीख के आए हैं। तो ये फंक्शन मैंने नीचे कॉल किया, मैंने कॉल करते हुए किया कि मैंने एक अलग से, ये देखिए ये जो फंक्शन है मैं इसको अलग सेपरेट सेल में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को
जो कंफ्यूजन है वो ना हो। ठीक है, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया था, सिर्फ मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं हुआ। मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के वो मैंने लिस्ट किसको, उस फंक्शन को कॉल करते हुए पास कर दी। वो पास जैसे ही मैंने की तो वो मेरे पास सामने उसके आइटम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए। अब सिर्फ हमारे पास जो रिटर्न का जो फंक्शन, जो हमारे पास वर्ड है रिटर्न, हम किस लिए यूज करते हैं रिटर्न, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो आप फंक्शन से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फंक्शन मुझे ये चीज रिटर्न करे, आप उसके उस चीज को रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लिख देते हैं, रिटर्न के रिजर्व वर्ड के साथ लिख देते हैं। तो सिंपल से एक फंक्शन है कि जो भी मेरे पास इनपुट आए उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या करेगा, यूजर यहाँ पे ये पैरामीटर है और ये हमारे पास आर्गुमेंट है। ठीक है, मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएं। तो यूजर कोई भी एक नंबर देगा, एक वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई एक नंबर देगा, उस नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। अब यहाँ पे मैंने 3 आपके सामने डिफरेंट जो है वो तरीके से फंक्शन को कॉल किया हुआ है, एक दफा 3 आर्गुमेंट पास किया, एक दफा 5 और एक दफा 9। तो तीनों के आंसर्स आपके पास डिफरेंट आने चाहिए, 15, 25 एंड 45। ओके, अब आप क्या करते हैं कि अब आपने फंक्शन एक डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपने उसमें पैरामीटर बता दिए जनाब कि तुम्हें एक 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 जो है वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया और फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपने एक चीज की कि उसके अंदर पैरामीटर्स जो दिए, पैरामीटर्स देते वक्त आपने उसको एक डमी वैल्यू दे दी। अब हमारे पास ऐसी चीज आती है कि मैंने आपको दिखाया था ऊपर कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम एक वैल्यू देते हैं वो तब भी काम करते हैं, उनको 2 वैल्यूज देते हैं वो तब भी काम करते हैं। अब हम जब उनको एक वैल्यू दे रहे होते हैं तो जब वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस फंक्शन को इस चीज के बारे में पता है कि जब मुझे एक वैल्यू मिलेगी मैंने क्या करना है, मुझे 2 वैल्यूज मिलेंगी मैंने क्या करना है। तो उसका एक मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि वो कैसे हो रहा होता है। वैसे हो रहा होता है कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, उसका सिंटैक्स फॉलो किया, रिजर्व वर्ड यूज किया डेफ ग्रीट पर्सन, मैंने फंक्शन का नाम रखा ग्रीट पर्सन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर इसको नाम दिया जाए तो वो नाम के साथ क्या कर देता है, हेलो, और उस बंदे का नेम आ जाता है, उससे ग्रीटिंग करता है। ठीक है, उसको वेलकम करता है। अब मैंने एक वेरिएबल दे दिया नेम। ठीक है, मैं इसकी जगह सिंपल ये भी लिख सकता था, ठीक है, नेम। तो उसको पता लग जाना था मेरे पास एक वैल्यू आनी है, मैंने उसको उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, यूजर मुझे जो वैल्यू देगा मैंने उसको प्रिंट करवाना है। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने उसके साथ इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग भी दे दी। ठीक है, एक एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी और प्रिंट कर दो हेलो, और जो नेम यूजर आपको देगा वो। ठीक है, जब मैं इसको कॉल करूंगा, अब मैंने कॉल भी 2 तरीकों से किया। अब मैंने जब इसको कॉल किया, कॉल करते हुए मैंने पहली दफा में कोई वैल्यू नहीं दी। अब मैंने जब पहली दफा कोई वैल्यू नहीं दी, ये जो वैल्यू मैंने फंक्शन डिफाइन करते हुए दी थी ना, अब ये डिफॉल्ट पैरामीटर के तौर पे काम कर रही है कि जब कोई वैल्यू ना मिले तो ये यूज कर लो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो वो मुझे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर देगा। और जब मैं उसको कोई वैल्यू दे दूंगा, कोई मैं स्ट्रिंग दे दूंगा कोई, तो वो मैसेज मुझे डिस्प्ले कर रहा है हेलो वर्ल्ड का। अब आगे आपके सामने एक फंक्शन मैंने बना दिया है। फंक्शन बेसिकली जो हमने ऊपर यही टास्क परफॉर्म किया था कि हमारे पास कोई भी अगर नंबर आता है तो हमें नंबर के बारे में पता चल जाए कि जनाब वो इवन है कि ऑड है। तो उसके अब हम फंक्शन से ये काम कर रहे हैं, ये आपने ज़हन में रखना है कि जो आपकी असाइनमेंट भी है वो भी, उसमें भी हमने फंक्शंस बनाने के लिए आप लोगों को दिए हैं। तो ये बहुत ध्यान से आप लोगों ने चीज़ें सीखनी है। चेक इवन ऑड, क्योंकि मेरा फंक्शन काम ये कर रहा था कि उसने इवन और ऑड के बारे में बताना था, और हम जो नाम रखते हैं वो भी अपने टास्क से रेलिवेंट रखते हैं। अब उसमें मैंने सिंपल पैरामीटर्स में ये बताया कि हमारे पास एक नंबर आएगा, ठीक है, कॉलन लगाया सिंटैक्स को फॉलो करते हुए। अब मैंने आगे कंडीशन लगा दी इफ नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उनका अब ये डिवाइडेड बाय मैंने बोला है, बट एक्चुअल में ये क्या करता है, ये रिमाइंडर जो है वो हमें आंसर में देता है। तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो और जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, इट मींस कि वो इवन होता है। अगर 0 ना आए तो वो ऑड होता है। तो इक्वल इक्वल टू 0, अगर तो वो 0 के इक्वल आ जाए तो क्या करो, इवन प्रिंट कर दो कि प्रिंट नंबर, जो नंबर था, जो वैल्यू थी वो डिस्प्ले करवाओ, कॉमा, और आगे क्या है, इज इवन, के वो वाला नंबर इवन है,
एल्स अगर नहीं है तो क्या करो, वही वाला जो वो नंबर है वो ऑड है। तो मैंने क्या, ये मैं इसको नेक्स्ट सेल में ले जाता हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। ये यहाँ पे सिर्फ फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। मैं कोड नया सेल बनाता हूँ और वहां पे मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, और मैं करता हूँ कॉल के अंदर मैं 7 लिख देता हूँ, तो मुझे 7 का नहीं पता कि ये इवन है कि ऑड है, और मैंने पास किया, इसने बता दिया 7 इज ऑड, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट बिल्कुल एक सेल रह गया है कि अब हमने क्या करना है। हमारे पास एक फंक्शन है जो सिंपल एक काम करता है कि अगर मैं उसको कोई स्ट्रिंग दूं तो वो स्ट्रिंग के अंदर से मुझे जितने वर्ड्स उसमें मौजूद होंगे वो मुझे काउंट बता देगा उसका। तो मैंने फंक्शन बनाया काउंट वर्ड्स का, और मैंने यहाँ पे एक अपनी आसानी के लिए एक उसमें वेरिएबल नाम पैरामीटर लिख दिया स्ट्रिंग, कि मेरे पास यूजर जब भी आएगा वो एक स्ट्रिंग पास करेगा। अब ये फंक्शन यहाँ पे मैंने यूज किया स्प्लिट का। ये स्प्लिट का फंक्शन मैंने आपको बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्प्लिट का फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपने एक स्ट्रिंग पास की है उसको वर्ड्स टोकन्स में डिवाइड कर देता है। तो जो भी स्ट्रिंग आए उसके ऊपर स्प्लिट का फंक्शन अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद उसको स्टोर करवा दो वर्ड्स में। अब ये जब अप्लाई होगा ना तो यहां से एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बन के वर्ड्स में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बन के वर्ड्स में स्टोर हो जाएगी। अगर मैं आपको, चलें इसको आगे चल के मजीद हम देखेंगे। तो ये वर्ड्स में स्टोर हो गई, और क्या करो, वो जो अब लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स आए हैं ना उनका काउंट क्या होगा, लेंथ, लेंथ का फंक्शन अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब हमने सिंपल सी लॉजिक लगाई कि मेरे पास एक स्ट्रिंग आई, स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट फंक्शन अप्लाई किया, स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया, मुझे एक उसको उसकी लिस्ट बना के दे दी। अब लिस्ट में क्योंकि आइटम्स होते हैं, अब आइटम्स को काउंट करने के लिए हम लेंथ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल लिस्ट बना दी और उसको मैंने लेंथ फंक्शन को पास कर दिया, और वो जो लेंथ है वो मैंने रिटर्न करवा ली कि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन मेरे पास डिफाइन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं एक नया सेल बना देता हूँ। मैंने फंक्शन को जो है वो ये एग्जीक्यूट कर दिया, फंक्शन डिफाइन हो गया। मैंने ये सेंटेंस के उसमें मैंने एक वेरिएबल के अंदर मैंने ये स्ट्रिंग दे दी, स्ट्रिंग पास करवा दी, और उस स्ट्रिंग को मैंने काउंट वर्ड्स का जो फंक्शन था उसको पास कर दिया, ठीक है, उसको पास कर दिया, और उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है, और ये प्रिंट फंक्शन को दे दी, ठीक है, और उसने आपके सामने ये चीज डिस्प्ले कर दी, ठीक है। तो ये आपके पास बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए जो पाइथन की जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत आसान करके, बहुत इजी करके आप लोगों को समझाएं, और आप लोगों को के साथ ये जो नोटबुक्स हैं ये भी शेयर हो रही हैं, और इससे रिलेटेड हमारे जो ये जो लेक्चर है इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। मीनवाइल जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आपके साथ वो शेयर हो चुकी है। तो आप लोगों का अब काम यह है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करें कि ये वीडियो जो है आप अपनी इसको आप आज के लाइव स्ट्रीम से पहले देख लें, अंडरस्टैंड कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि आज जब हम अपना जो क्या कहते हैं लाइव सेशन जब स्टार्ट करें तो उसके अंदर जब हम आपको नेक्स्ट चीज़ें सिखाएं तो आपको प्रीवियस का जब हम रेफरेंस दें प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का तो आपको परेशानी ना हो। सो आई होप कि आप लोगों को पाइथन के ये कॉन्सेप्ट्स जो हमने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएं, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्यूरीज है, आप जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे क्यूरीज अपनी शेयर करें, आप लोगों को रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और मैंने आज कम्युनिटी में देखा भी है कि बहुत से लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाती हैं वो दूसरों को भी जो है ना वो समझाएं। इवन मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने समझाने के लिए भी काम जिन्होंने कर लिया था उन्होंने वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी बनाई हुई थी, तो मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो खुद समझने के बाद दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं जिनको इश्यूज फेस हो रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो ओके, आज का लेक्चर फिर वाइंड अप करते हैं। सो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज।